हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। वेलकम टू MGCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के FLT फुल लेंथ टेस्ट 5 का बॉटनी का पेपर हिंदी मीडियम में। सो लेट अस स्टार्ट। ये फुल लेंथ सिलेबस पेपर था। इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है नीट के मॉडल पेपर के तौर पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। कवक में लैंगिक चक्र के लिए निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं लैंगिक जनन के लिए, है ना। ठीक है, तो लैंगिक जनन में हम जानते हैं कि सबसे पहले कोशिकाओं के मध्य संलयन होता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य का संलयन। कोशिका द्रव्य संलयन के पश्चात द्विकेंद्रक दो केंद्रक होंगे। फिर तीसरी अवस्था में ये द्विगुणित कोशिका बन जाएगी, इसके अंदर दोनों का केंद्रक संलयन हो जाएगा। तो पहली अवस्था कोशिका द्रव्य संलयन, दूसरी अवस्था डाइकैरियन का निर्माण, तीसरी अवस्था हो जाएगी केंद्रक संलयन और चौथी हो जाएगी युग्मनज का निर्माण। युग्मजन लिखा है यहाँ पर, युग्मनज होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा पहले सी, फिर डी, फिर ए और फिर बी, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजीनी इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डैश तथा डैश द्वारा प्रभावित होते हैं। कौन कौन से कारक हैं जो बहुजीनी वंशागति को प्रभावित करते हैं? तो इसमें हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी में कहा जाता है, बताया जाता है कि दो ही कारक होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? बहुजीनी है तो बहुत सारे जीन होने चाहिए, एक जीन, दो जीन, केवल तीन, अनेक जीन, एक ही ऑप्शन है। और दूसरा होता है पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, हाँ भाई, इनमें से कौन सा सही है? RNA पॉलीमरेज 1 28S rRNA 5.8 18 tRNA, ये नहीं होना चाहिए था। फिर RNA पॉलीमरेज 2 tRNA 5S, दोनों ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, RNA पॉलीमरेज 3 28S rRNA 5S rRNA, ये भी गलत है। RNA पॉलीमरेज 2 HNRNA होना चाहिए, ये सही है। आंसर शुड बी डी। कूटलेखन जब कूटलेखन बोल रहा हूँ, अनुलेखन जब किया जाता है तब HNRNA के लिए या mRNA तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है हमारा पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2। नेक्स्ट, गलत मिलान का चयन कीजिए। ये तो मेटिंग दिखा रहा है, मैथुन, ठीक है। लिंग का उल्लेख नहीं, ये भी ठीक है। ये फीमेल, और ये प्रभावित मादा, अफेक्टेड फीमेल। मादा के लिए हम जानते हैं गोल चिन्ह होना चाहिए, प्रभावित के लिए तो चलो ऐसे दिखा दिया। तो ये आंसर होना चाहिए, सही नहीं है, गलत मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्ट्रॉन यानी कि संपार DNA का वह खंड है जो एक पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। तो ए पे आना चाहिए पॉलीपेप्टाइड। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन अधिकतर सुकेंद्री में पॉलीसिस्ट्रोनिक होने चाहिए। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक यहाँ आ गया, यहाँ मोनोसिस्ट्रोनिक तो ये नहीं आएगा। या अधिकतर जीवाणु या असीम केंद्रकी में मोनोसिस्ट्रोनिक ये होना चाहिए। तो हम जानते हैं यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ
प्रो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है। तो इसमें आंसर होना चाहिए अधिकतर सुकेंद्री। सुकेंद्री मतलब यूकैरियोट, यूकैरियोट में हो रहा है मोनोसिस्टोनिक, तो ये वाला होगा। हाँ, यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक और जीवाणु यानी असीम केंद्रकी में पॉलीसिस्टोनिक। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ी सी सर्दी है, मुझे आवाज अजीब सी हो सकती है, आप लोगों को लगे, है ना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इको R1 का पहचान अनुक्रम 8 क्षारक युग्मों का बना है। हम जानते हैं 6 क्षारक युग्मों का बना होता है। GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। TCGCTTAAG, ठीक है ना। तो ये 6 होना चाहिए, यही कथन गलत है, तो यही आंसर होना चाहिए। हाँ, बाकी देख लेते हैं। पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग होता है, सही है। Cry1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। एडिनोसिन डीएमिनेज प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। हाँ, अगर ये नहीं होता है तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ भी लिखा है चूज द करेक्ट, सही विकल्प। बेसिलस thuringiensis की सभी नस्लें या प्रत्येक नस्ल ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक है। सभी नस्लें तो नहीं करती है, कुछ नस्लें कुछ विशेष कीटों को मारने के लिए सहायक होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। जीव विष प्रोटीन प्राक जीव विष यानी कि प्रोटॉक्सिन निष्क्रिय रूप में होता है, पर ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, यह जीव विष सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं कि जब ये प्रोटॉक्सिन निमेटोड के पेट में जाता है, इंसेक्ट के पेट गट में जाता है, तो वहां के अल्कलाइन पीएच की वजह से ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में एक्टिव होकर के। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आंसर होना चाहिए कथन 1 गलत परंतु कथन 2 सही। नेक्स्ट। हाँ भाई, साइलेंसिंग ऑफ mRNA इन RNAi इज ड्यू टू। RNAi में विशिष्ट mRNA की अभिव्यक्ति को रोकना किस कारण होता है? पादप कोशिका में पाए जाने वाला एंटीसेंस आरएनए पौधों में पाए जाने वाले सेंस आरएनए से जुड़ जाता है। यहाँ पौधे नहीं होना चाहिए, यहाँ निमेटोड होना चाहिए, तो ये सही होता। तो स्टेटमेंट गलत है। पादप कोशिका में पाए जाने वाला एंटीसेंस आरएनए निमेटोड में पाए जाने वाले सेंस आरएनए से जुड़ जाता है, ये सही स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, सेंस डीएनए तकनीक द्वारा सेंस आरएनए बिकम फ्रेजाइल, तो इंग्लिश में यहाँ अलग लिखा है, हिंदी में इसको सुधार की आवश्यकता है। यहाँ बन जाएगा कि अर्थ आरएनए नाजुक या कमजोर होता है या हो जाता है। चौथा ऑप्शन, एंटीसेंस डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा साइलेंसिंग की जाती है। एंटीसेंस आरएनए है टेक्नोलॉजी का नाम। ठीक है, तो आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट। माना कि हरित वनस्पति पर 2000 जूल की सौर ऊर्जा आपतित हो रही है। सौर ऊर्जा आपतित मतलब हम ले लेंगे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ठीक है। अब लिंडमैन के 10% के नियम अनुसार ए बी सी की पहचान कीजिए।
ए बी सी, मतलब यहाँ कितनी ऊर्जा आई, यहाँ पर कितनी आई और यहाँ पर कितनी आई। ठीक है, तो बच्चों पहले इस कंसेप्ट में यहाँ पर एक कंसेप्ट बताएंगे हम आपको। कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य है और ये हमारी धरती है। सतह पर जो भी ऊर्जा आती है उसे हम आपतित सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से एनसीईआरटी के मुताबिक लगभग 50% ऊर्जा ही ऐसी होती है जो पौधों के काम की है। ठीक है, उसमें से भी 50% ऊर्जा में से भी 2 से 10% ऊर्जा ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन माना जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण हेतु उपयोगी या सक्रिय विकिरण, उपयोगी या सक्रिय विकिरण, इसको हम इंग्लिश में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो अगर हमारे धरती पर मान लिया जाए कि 2000 जूल एनर्जी आ रही है, तो इसका 2 से 10%, इसके 50% का 2 से 10%, मतलब इसका स्वयं का 1 से 5%। तो इस तरह से निकालेंगे इसको कि अगर 2000 जूल धरती पर आ रहा है तो इसका 1 से 5% के बीच में ऊर्जा निकालिए तो न्यूनतम मान आ जाता है 1 में, 1% हो गया ये, इसका 10% होता है 200 और इसका हो गया 20 जूल। तो 20 जूल धरती पर आ रहा है, तो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, यहाँ हम मानेंगे कि 20 जूल मिल रहा है। तो 20 जूल कहाँ कहाँ है, एक ही ऑप्शन में 20 जूल है, इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बाकी भी देखना चाहें, इसका 10, अब यहाँ से लगेगा 10% का नियम, लिंडमान का नियम। लिंडमैन के नियम के अनुसार अब उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता तक 10% ऊर्जा जाएगी। तो अगर 20 जूल इसके पास है तो इसके पास जाएगी कितनी, 2 जूल। इससे 10% अगले चरण पे जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 0.2 जूल। तो इन हिसाब से आंसर आ जाएगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वर्गीकी पदानुक्रमण में ऊपर की तरफ एक वर्गक के सदस्य अधिक लक्षणों में समानता दर्शाते हैं। अब ये वर्गीकी पदानुक्रम की बात कह रहा है तो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर होता है किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये हो गया आपका वर्गीकी का पदानुक्रमण। ठीक है, इसमें हमें पता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे असमानताएं बढ़ती जाती है, समानताएं घटती जाती है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे समानताएं बढ़ती जाएंगी। ये बात हमें पता है। तो वर्गीकी पदानुक्रम में ऊपर की तरफ, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, एक वर्गक यानी एक टैक्सॉन के सदस्य अधिक लक्षणों में समानता दर्शाते हैं, जबकि ये बात उल्टी होनी चाहिए, कम लक्षणों में समानता दर्शाते हैं। तो स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, वर्गक की पदानुक्रमण में नीचे जाने पर समान स्तर के दूसरे वर्गक के साथ संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। जैसे जीनस जीनस की तुलना करेंगे तो उनमें समानताएं दिखाई देंगी। अगर एक फैमिली के 2 जीनस में आप विभेद कर रहे हैं तो कुछ तो समानताएं होगी, तभी तो एक फैमिली में है ना। तो यहाँ पर वर्गक के साथ संबंध स्थापित करना आसान हो जाना चाहिए, सही रहता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसलिए आंसर होना चाहिए कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मक्का पादप के लिए सत्य है। हम जानते हैं कि मक्के का पादप जो है ये एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट स्टेम कहा जाएगा या रूट, मोनोकॉट प्लांट।
मोनोकॉट के लक्षण पहचानने होंगे। मूल में 6 से अधिक जाइलम पूल पाए जाते हैं, ये बात सही है। 6 से अधिक जाइलम पूल, 2 से 6 या 6 से अधिक, ठीक है। प्ररोह की अधस त्वचा, प्ररोह की अधस त्वचा मतलब शूट हाइपोडर्मिस में स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक मतलब कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा होता है हाइपोडर्मिस के स्टेम में। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा होता है। मूल में संवहनी एधा मतलब वेस्कुलर कैम्बियम उत्पत्ति में पूर्णतया द्वितीयक होती है। अब ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो एधा बनेगी या नहीं बनेगी वो वाली बात कही जानी चाहिए। तो द्वितीयक की बात नहीं आती, ये स्टेटमेंट गलत है। जब ये दोनों गलत है तो ये आंसर हो नहीं सकता है, तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ए। ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत बीजांडन्यास किसमें होता है, मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो इसका तो हमें सीधा सीधा उदाहरण याद आना चाहिए। मार्जिनल मतलब सीमांत, सीमांत हमें दिखाई देता है मटर में और मटर जैसे और भी। तो मटर का उदाहरण आपको अगर याद हो तो किसमें है, एक ही जगह दिख रहा है, अच्छा इधर भी है। तो मटर भी है, फली भी सेम भी है, फली, तीनों फलियां हैं तीनों में, ठीक। तो आंसर विल बी सी। सी था ना, क्या था भाई आंसर, सी था। नेक्स्ट, कथन कारण का प्रश्न है। एक निश्चय में ठीक है, मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की द्वितीयक अवस्था पत्ती के समान होती है, मतलब सेकेंड स्टेज गैमेटोफाइट में लीफी स्टेज होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि वो प्रोथैलस रहता है, प्रोथैलस से लेटरल स्टेज के रूप में पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा निकलता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा निकलता है, उसकी पार्श्वी कलिका के रूप में लीफी स्टेज की वृद्धि होती है, ठीक है। पत्ती समान अवस्था प्रोथैलस से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। तो प्रोथैलस पत्ती समान अवस्था लीफी स्टेज, लीफी स्टेज किससे आएगा, तो इसमें हमको मालूम है कि ये प्रोथैलस से नहीं प्रोटोनिमा से आना चाहिए। तो असर्शन सही हो गया और रीजन गलत हो गया। तो ए सत्य किंतु आर असत्य, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। 103 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जेड स्कीम के दौरान फोटोसिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाए जाते हैं। जेड स्कीम आप लोगों को याद हो तो हम समझते हैं कि ये थाइलाकॉइड है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 होता है और यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 होता है, झिल्ली पर ही मानेंगे फोटोसिस्टम 2 तथा 1, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इस तरीके से दिखाते हैं जेड स्कीम के तौर पे, ठीक है। तो ये जेड स्कीम में ये 1 है, ये 2 है, तो 2 से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और 1 पर आके रिसीव कर लिए जाते हैं जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, ठीक है। यहाँ पर ये काम करता है 680 नैनोमीटर पे, और ये 680 नैनोमीटर से ऊपर यानी कि 700 नैनोमीटर के आसपास। तो 700 नैनोमीटर की ऊर्जा से जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक्सेप्टर के पास जाता है, तो एक्सेप्टर के पास जाने के बाद फिर ये NADPH के पास चला जाता है, NADP+ के पास। तो इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है फोटोसिस्टम 2 से आता हुआ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कौन फोटोसिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को उपलब्ध करवाएगा, तो आंसर होगा फोटोसिस्टम 2।
है ना। नेक्स्ट, प्रत्येक एंजाइम की क्रियाशीलता, अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम पर ही होती है, जिसे इष्टतम तापक्रम कहते हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन होना। संदमन मतलब इनहिबिशन, इनएक्टिवेशन। कुछ कई बार ऐसे क्रियाधार होते हैं जो कि क्रियाधार बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे केमिकल्स या रसायन होते हैं कोशिका में जिनका आणविक संरचना बिल्कुल क्रियाधार से मेल खाती है। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि वो उस एंजाइम से जाके जुड़ जाते हैं जिससे कि साधारणतया क्रियाधार को जुड़ना था। तो क्रियाधार और संदमक, इन दोनों के बीच में स्पर्धा होती है। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकटतम समानता रखता है, ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमकों का अक्सर उपयोग किया जाता है। किसमें? जीवाणु रोगजनकों के प्रतिरोध हेतु, के नियंत्रण हेतु किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आइए इस कथन को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बैक्टीरिया की सेल है एक। अब इस बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल बननी है। हमें पता है कि सेल वॉल बनाने के लिए नाग और नाम, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है। और पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इस तरह के जो ड्रग्स हैं, उनमें से कुछ एक ड्रग ऐसे होते हैं जो इनकी क्रॉस लिंकिंग को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि इनके जैसी संरचना होती है उनकी, जो एंजाइम उस एंजाइम से जाके जुड़ जाते हैं। तो आज की डेट में वास्तविकता में ये बात सत्य है कि जितने भी एंटीबायोटिक हम किसी बैक्टीरिया या ईस्ट के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, मेडिकल दुनिया में, उनमें अधिकतर प्रतिजैवी, अधिकतर एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कि किसी न किसी जीवाणु की किसी न किसी एंजाइम को रोक देते हैं, एंजाइम का संदमन कर देते हैं। अगर एंजाइम का संदमन कर दिया गया तो बैक्टीरिया का जीवन चक्र बाधित होगा और हमारे शरीर में वो पनप नहीं पाएगा। तो हम प्रतिजैवी लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल। तो ये हम हमारे शरीर में खा लेते हैं, हमारे शरीर में इनके अणु मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब हमारे शरीर में संक्रामक रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस कोई वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, संक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो रसायन हमारे शरीर में मौजूद है उनके एंजाइमों को बाधित कर देता है, उनका जीवन चक्र बाधित कर देता है, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ना धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस तरह से हमारे शरीर में बैक्टीरिया की कोशिकाओं में घटोती होती जाती है। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक या प्रतिजैवी की वजह से। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। तो आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसी एक विकल्प में पादपों को दल विन्यास के प्रकारों के आधार पर सही सही श्रेणी में रखा गया है। तो हमें बताना है कि कौन से पादप में कोर स्पर्शी दल विन्यास है, फिर व्यावर्तित है और कोर छादी है। ठीक है, तो इसमें कोर स्पर्शी के उदाहरण में हम जानते हैं कि सरसों और केलोट्रोपिस है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्विस्टेड में कॉटन, चाइना रोज, ये भी ठीक है, और कोर छादी में कैसिया गुलमोहर, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो जीन के बीच पुनर्योजन आवृत्ति इस प्रकार है, तो हम लिख लेते हैं इसको, ए और सी हो गए
4%, बी और सी हो गए 14%, बी और डी हो गए 8%, फिर ए और बी हो गए 18%, सी और डी हो गए 22%, ए और बी हो गए 26%। ये देखो, पहले तो इसमें कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का डाटा वाला दिखे और आपको देखो यहाँ ए और बी 2 बार दे दिया है, तो इसको आप इंग्लिश वाले से कंपेयर कर लिया करो, हो सकता है वहां से आपको सही पता चल जाए। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, वो पकड़ में आई। तो ये इंग्लिश में लिख रहा है ए और डी के बीच में 26%, जबकि हिंदी में ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर होना चाहिए ए और डी। अब जैसे ये क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें मैं जनरली ये ट्रिक यूज करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। सबसे बड़े वाले डाटा से आप शुरुआत कीजिए। सबसे बड़ा डाटा क्या है? ए और डी। सबसे ज्यादा पुनर्योजन किसके बीच में दिख रहा है? तो ए और डी के बीच में। आपने मानो ये गुणसूत्र बना दिया, इसमें ए तथा डी लिख दिए, इनके बीच में कितना बताया है? 26%। अच्छा, अब देखो सी और डी के बीच में क्या है? 22%। मतलब अब सबसे ज्यादा दूरी किसके बीच में होगी? इससे कम दूरी। दूरी कम करते चलना है हमको, हर स्टेप में कम दूरी वालों को पकड़ते चलना है। तो अब सी और डी के बीच में दूरी इससे कम आ रही है 22%। तो देखो सी और डी 22% दूर है, तो हो सकता है कि अच्छा अब सी और डी, तो सी आपको नॉर्मली लगता है कि यहाँ ए के डी के पास में होना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इधर हो कहीं। तो भी तो देखो यहाँ पूरी दूरी कितनी है? 26%, तो ये हो सकता है उससे थोड़ा कम 22%, बिल्कुल हो सकता है। अब कंफर्म करना है कि क्या हम सही सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ए और सी का डाटा देख लेना चाहिए। ए और सी का डाटा बता दिया इसने 4%, बिल्कुल हम सही सोच रहे हैं। ए और सी के बीच में दूरी जब 4% है और ये 22 है, तो कुल मिला के इनका योग हो गया 26%। अब ये 2 3 तो पता चल गए, अब बी का पता करना है। बी यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, क्योंकि जीन तो 4 ही है। आइए देखें, बी और सी के बीच की दूरी कितनी बता रहा है? 14%। तो अच्छा, बी और सी 14%, मतलब 4 यहाँ तो होना नहीं चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए। कितनी दूरी पे होना चाहिए सी और डी के बीच में? तो अब इसके लिए बी और डी का डाटा भी देख लो। पहले तो आपने ये पता कर लिया कि सी और डी के बीच में आएगा बी, कितनी दूरी पर आएगा किससे, वो देखना है। तो बी और सी की दूरी दे दी है 14%, बी और डी की दूरी दे दी है 8%। इन दोनों का योग कितना हुआ? 22%। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बी और डी 8, तो ये मान लेता हूं मैं यहाँ कहीं पर बी और डी, ये 8%, बी और सी 14%, तो 14 और 8 22%। लास्ट बोलता है ए और बी 18%, तो ए और बी, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी और सी के बीच में कितना है? 14। ए और सी के बीच में कितना है? 4। 14 और 4 मिला के हो गया 18%। तो ये आपका सही अरेंजमेंट आ गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए? पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ए सी बी डी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकोलोइड एल्जिन फियोफाइसी और रोडोफाइसी से प्राप्त होता है। अब यार ये तो ठीक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है, इतना तक सही है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो कथन एक असत्य किंतु 2 गलत, कथन एक सही परंतु 2 गलत। आंसर नंबर सी होना चाहिए, 108 का आ जाएगा सी। सी कथन एक गलत, ओ सॉरी,
कथन एक गलत है परंतु कथन 2 सही है, तो ये आंसर आना चाहिए डी। नेक्स्ट, अच्छा फोटो देखकर कुछ बात पूछेगा ये। फोटो हम जानते हैं पहले तो ये किस अवस्था की है, तो एनसीईआरटी बता देता है हमें कि ये मेटाफेज अवस्था की है। ठीक है, अब क्या कहा है इसके बारे में, कौन सी बातें सही है ना, करेक्ट। हाँ, गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ इसकी पहचान है, तो ये पहचान किसकी होती है, प्रोफेज की, तो ये तो नहीं आएगा, गलत हो गया। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, ये पहचान किसकी है, एनाफेज की, पश्चावस्था में होता है ये, तो ये भी नहीं आएगा। दोनों ध्रुवों के तरकु तंतुओं की सहायता से गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाते हैं, मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, यही होना चाहिए मध्यावस्था या मेटाफेज के बारे में सही, तो आंसर होना चाहिए सी। लास्ट भी देख लेते हैं, प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण, तो केंद्रक झिल्ली तो बनी नहीं है, ये भी गलत हो गया, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, कॉलम ए को सुमेलित कीजिए। क्लोरोफिल, अच्छा कलर बताना है भैया। क्लोरोफिल ए का चमकीला अथवा नीला हरा, ए का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। क्लोरोफिल बी कैरोटिनॉइड जेंथोफिल पीला, डी का 4, ए का फर्स्ट डी का 4, चलो ये दोनों कॉमन हो गए। फिर क्या बचा, क्लोरोफिल बी येलो से येलो ग्रीन, बी का 3, बी का 3 हो गया, तो ये आंसर होना चाहिए सी का 2, कैरोटिनॉइड पीले से नारंगी पीला, है ना, 110 का आ जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वायरॉइड की खोज एमडब्ल्यू स्टैनले ने की, नहीं भैया गलत है, इनकी खोज टीओडाइनर, ये क्वेश्चन आया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, वायरॉइड लाइकेन प्रायोन इनके बारे में जहां पढ़ाया। प्रायोन में मनुष्य में हृदय संबंधी विकार, मस्तिष्क संबंधी बताया था, तो ये भी गलत हो गया। दो नर युग्मकों के कोशिका द्रव्यों के संलयन को निषेचन, युग्मक के कोशिका द्रव्य को संलयन नहीं, केंद्रक द्रव्य का संलयन या केंद्रकों का संलयन कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। हाँ, एनाबियाना तथा नोस्टॉक वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं के माध्यम से करते हैं, तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में सही बात है, आंसर होना चाहिए डी। निम्न में से कौन से कथन गलत है, मनुष्य के रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन, सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, 40% लिपिड मिलता है, ठीक बात है। फिर द्वितीय कोशिका भित्ति परिपक्वता के साथ घटती जाती है, मोटी होती जाती है, ये बात गलत है, गलत पूछा है तो आंसर होना चाहिए बी। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल, सही है। लाइसोसोम के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सक्षम, हाइड्रोलेज, सही है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैच करना है, लाइसोसोम क्या करता है, तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, ए का 4 3 जगह है। सूत्रकणिका, इसमें श्वसनीय एंजाइम, बी का 2, ये रहा आंसर, ये मिल गया, बाकी भी मिला लो। प्राथमिक कोशिका वृद्धि में क्षमता, कोशिका वृद्धि की क्षमता होती है, मेरिस्टेम कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्राथमिक होती है, जिस कारण उसमें वृद्धि की क्षमता बनी रहती है। नेक्स्ट, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड, तो आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है, अच्छा गुणिता के साथ मिलान करना है, पुष्पी पादपों के संदर्भ में
सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। न्यूसेलस यानी बीजांड का है तो 2n रहेगा। गेमेटोफाइट है, युग्मकोद्भिद है, ये n रहेगा, तो पहला n अपन उसी के लिए ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा कि 2 बार 2n है, 2 बार n है, तो जिसके साथ जो पहला आएगा, जैसे अब फीमेल गेमेटोफाइट के साथ ये हम मालूम है कि अगुणित है, तो पहला n उसी के लिए यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि दूसरा वाला n उसको दे, पहला n उसको देना है। फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये होती द्विगुणित, तो एक ही मात्र बचा हुआ था तो ये द्विगुणित हो गई, तो 3 से तो आंसर आ जाना चाहिए। ए का फर्स्ट ये रहा, फिर सी का 2, डी का 4, ठीक है, आंसर हो गया बी। सही है ना, कहीं गलती तो नहीं हुई। नेक्स्ट, निम्न में से कितनों के जीवन चक्र में किसी अवस्था में कोशिका भित्ति पाई जाती है? किसी भी अवस्था में कोशिका भित्ति होनी जरूरी है, तो कौन से ऐसे 4 हैं? तो देखो, पैरामीशियम घरेलू मक्खी एनिमल है, एनिमल्स में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में गोल्डन एल्गी, ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में है, इसमें होगी। फिर यूग्लिना में भी नहीं होती है, इसमें पेलिकल होता है, तो 1 में होगी। अवपंक कवक इसमें हो गई 2। फिर एल्बुगो फंगस है, इसमें भी होगी 3। अब बचा आपके पास अमीबा, गोनियालेक्स और एल्बुगो में। तो गोनियालेक्स आपको मालूम है डाइनोफ्लेजेलेट्स में आते हैं, उनके अंदर मोटी स्टिफ सेल्यूलोजिक सिलिका वाली स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट वाली कोशिका भित्ति होती है। तो 1 2 3 4 में होती है, अमीबा में नहीं, पैरामीशियम में नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, 115 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फिर वही कॉलम मैच द फॉलोइंग। तो नियामक जीन क्या करता है? नियामक जीन मतलब हम अगर लैकोपेरोन याद करें तो लैकोपेरोन में आई जीन था, पहले प्रमोटर था, फिर प्रमोटर ऑपरेटर, फिर जेड वाई ए, है ना, तो ये प्रमोटर ऑपरेटर। तो ये आई जीन को हम रेगुलेटर जीन बोल रहे थे, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, तो कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन का कोड लेकर। ए का सेकंड, ठीक है। प्रचालक ऑपरेटर, ऑपरेटर वो स्थल था जहां पर संदमक प्रोटीन जाके जुड़ रहा था, तो दमनकारी प्रोटीन का जुड़ाव स्थल। बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, 2 जगह है। उन्नायक आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का स्थल, मतलब सी का 3, सी का 3, ठीक है। तो देखो, ए का हो गया सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट, प्रमोटर उन्नायक, सी का 3, सी का 3, ये आंसर आ गया आपका, 3 से ही आ गया। बाकी देख लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस, परमीएज परमेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइकोराइजा के लिए क्या सही है? माइकोराइजा मतलब पादप, प्लांट और कवक के बीच का सहजीवी संबंध, ठीक है। तो लाइकेन और कवक, तो ये गलत हो गया। कवक मृदा से फास्फोरस को अवशोषित करके पादप को स्थानांतरित, ये सही है। कवक घटक कीट पैथोजन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करता है, कीट पैथोजन के लिए जरूरी नहीं है, ये पैरासाइटिज्म का उदाहरण है, पैरासाइटिज्म नहीं म्यूचुअलिज्म, तो आंसर होना चाहिए बी, 117 का आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट कथन आ गए, शर्करा और फॉस्फेट के आधार पर के आधार पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। बिल्कुल ठीक बात है, शर्करा और फॉस्फेट जुड़ते जाते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, और इनसे अंदर की तरफ जुड़ता है नाइट्रोजनी क्षार,
तो मतलब आधार या बैकबोन हो गए शुगर फोस्फेट। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के डीऑक्सी, यही बात पकड़ में आ गई, ये बात गलत है। आरएनए अगर बोल रहा है तो यहाँ ऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज नहीं होना चाहिए, केवल राइबोज होना चाहिए, है ना। तो ये कथन गलत लग रहा है। के 2' जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। तो अगर हम राइबोज शर्करा का संरचना बनाएं तो इस तरह से संरचना बन जाती है और HOH 2' पर HOH दो जगह हाइड्रोजन होता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 1', 2', 3', 4' और ये 5'। तो ये दोनों जगह, ये है राइबोज शुगर की संरचना। मतलब इसमें ये वाली बात अगर नहीं लिखी होती, डीऑक्सी शब्द नहीं होता, तो ये पूरे कथन सही था, क्योंकि बाकी की बात आगे वाली सही है, ये वाली बात भी सही है। केवल ये डीऑक्सी शब्द की वजह से मुझे लग रहा है कि ये गलत है। तो 1 नंबर सही, 2 नंबर गलत। कथन 1 सही, कथन 2 गलत, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ भाई, सामूहिक रूप से कौन से प्रक्रमों को अनुप्रवाह संसाधन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमको पता है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में पृथक्करण किया जाता है, जो भी हमने उत्पाद बनाया है उसका। जैसे कोशिकाओं में आपने कोई प्रोटीन बनवाया है तो कोशिकाओं से प्रोटीन का पृथक्करण करते हैं। प्रोटीनों के पृथक्करण में से उस प्रोटीन का, उस खास प्रोटीन का, विशेष प्रोटीन का शोधन करते हैं, शोधन करके फिर पैक करके और बेचते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पृथक्करण और शोधन। ये क्यों नहीं होगा भैया, उत्पादन तो पहले ही कर लिया है आपने, है ना। शोधन और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ना हुई होती, हमने जीन अभिव्यक्ति पहले करवाई थी, उसके बाद उससे उत्पादन करवाया था, तो ये अनुप्रवाह संसाधन नहीं है। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बाद में बायोरिएक्टर वाला पोर्शन बताया जा रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति होगी वहीं पर, उत्पादन होगा वहीं पर। पुनर्योगजों का चयन तो हमको सबसे पहले करना पड़ता है जब हम जीव बना रहे होते हैं, पारजीवी जंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 5 ऑप्शन दिए हैं। रोग की प्रारंभिक निदान करने वाली तकनीक के समुच्चय, मतलब कौन कौन से तकनीक रोग के प्रारंभिक निदान में काम आते हैं। तो हमें पता है कि सीरम का एनालिसिस तो बीमारी के बाद में पता चलने देता है, मूत्र विश्लेषण भी बाद में, पीसीआर से पहले पता चल सकता है, भले ही कोशिकाओं की संख्या बहुत कम क्यों ना हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एलाइजा, एनसीईआरटी ये तीनों बातें एक साथ लिखता है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन या उपयोग वाले चैप्टर में, कि पीसीआर, एलाइजा तथा पुनर्योगज डीएनए अभियांत्रिकी, ये तीनों का रोग के प्रारंभिक निदान अर्थात पहचान, बीमारी के लक्षण दिखने के पहले बीमारी है या नहीं इसकी पहचान के लिए ये 3 तकनीकें बताता है एनसीईआरटी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इस तकनीक से विशेष तौर पर किसी बीमारी का बताया नहीं है कि किस बीमारी का पता आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, उत्परिवर्तन पता लगाना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे किया जा रहा है, वो भी पीसीआर के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी क्या कहता है, उस हिसाब से हम जाएंगे। तो वी विल गो फॉर द आंसर जिसमें 3 ऑप्शन हो, 3rd, 4th, 5th। आंसर आएगा बी। फिर नेक्स्ट, हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस के लिए कितने कथन सत्य हैं। आरएनए अंतरक्षेप के लिए एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रक्रमी विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। सही बात है, हम सूत्रक्रमी की जीन को पौधे में डालते हैं, किसका प्रयोग करके, एग्रोबैक्टीरियम। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में अर्थ व प्रतिअर्थ आरएनए का निर्माण हो। वही प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में अर्थ का निर्माण तो होता है, सॉरी, अर्थ तो होता ही नहीं, प्रतिअर्थ उसमें जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत है, नहीं सही है, ये भी सही है, हाँ, तभी तो काम करेगा, ये भी सही है।
अर्थ व प्रत्यर्थ आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे से जुड़ के इसकी साइलेंसिंग करवा पाते हैं, है ना। आरएनए अंतरक्षेप में यही किया जाता है। तो तीनों कथन सत्य लग रहे हैं, आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, हाँ भाई, आयु पिरामिड समष्टि की वृद्धि के बारे में क्या प्रतिबिंबित कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो पीली पट्टी है सबसे नीचे वाली, ये दिखाता है जनन पूर्व, और ये जो नीली पट्टी है ये दिखाता है जनन क्षम। समष्टि का जनन क्षम भाग यानी जनन क्षम लोगों की संख्या जो जनन नहीं कर सकते या बच्चों की संख्या के बराबर है, तो पॉपुलेशन हो जाती है, समष्टि हो जाती है स्थायी। स्थायी है मतलब जितने बच्चे हैं उतने ही ज्यादा, उतने ही क्या हैं, उतने ही जननक्षम लोग हैं। तो पहले का होना चाहिए स्थायी, स्थिर। स्थिर तो चलो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में बच्चों की संख्या कम है जबकि जननक्षम लोगों की संख्या ज्यादा है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। किसी न किसी कारणवश अगर किसी समष्टि में बच्चों की संख्या, संतति की संख्या कम होने लग जाए तो अगली पीढ़ी खतरे में है। इसका मतलब कि ये आबादी घटती हुई है ऐसा दर्शा रहा है। तो ये होना चाहिए घटती हुई। तो एक हो गई स्थायी, दूसरी घटती, तो स्थिर घटती। आंसर है डी। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। मीजोसोम क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में काम करता है। ग्लाइकोकेलिक्स बचा लेता है। झालर अटैचमेंट चिपकाने में सहायक है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉस्फेट रीजन। तो डी का 4 कहाँ दिख रहा है, दो जगह। फिमरी सी का 3 ये भी दिख रहा है। ग्लाइकोकेलिक्स बी का 2, बी का 2 यहाँ, ये तो आंसर होना चाहिए बी। ए का सेकंड, सॉरी ये नहीं, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कथन कारण। पुष्प आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की इकाई होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नर जननांग पुमंग तथा मादा जननांग जायांग कहलाता है। आवृत बीजी पादपों के पुष्पों में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पुष्प में दोनों चीजें हैं, नर जननांग यानी कि पुमंग और मादा जननांग यानी कि जायांग, ये दोनों ही पुष्प में उपस्थित हैं। तो ये लैंगिक जनन की इकाई होगा। तो कथन कारण दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो आंसर आ जाना चाहिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कथन दिए गए हैं। गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटस्थ संबंधी जातियां अनंत काल तक साथ साथ रह सकती हैं। अब ये कथन पूरा सही है सिवाय इतनी सी बात के, अनंत काल तक साथ साथ रह सकती हैं, जबकि ये होना चाहिए था नहीं रह सकती हैं। कंपटीशन होगा रिसोर्स के लिए, अगर रिसोर्स का या संसाधन के लिए स्पर्धा होगी तो उसके लिए झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो उसमें से अंततः होगा ये कि या तो एक प्रजाति को उस जगह को छोड़ना पड़ेगा या फिर वो वहीं पर विलुप्त हो जाएगी। तो प्रथम स्टेटमेंट तो गलत हो गया। साधारणतया मांसाहारियों की बजाय शाकाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मांसाहारियों को तुलनात्मक रूप से शाकाहारियों से कम स्पर्धा मिलती है, या यूं कह लीजिए कि शाकाहारियों को स्पर्धा का सामना ज्यादा करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों के पास में या तो घास हो सकते हैं या वृक्ष हो सकते हैं। जो घास खाते हैं वो वृक्ष नहीं खाते, उनका आहार संसाधन लिमिटेड होता है। और मांसाहारियों को देखिए तो मांसाहारी जैसे शेर है तो वो खरगोश भी खा सकता है, हिरण भी खा सकता है, नीलगाय भी खा सकता है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा है ऐसा। लेकिन हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, वो अक्सर आहार विशिष्टता दर्शाते हैं।
तो इसलिए उनके साथ समस्या होती है। जैसे कुछ आम खाने वाले पक्षी हैं या फिर किसी प्रकार के विशेष प्रकार के फूल पर निर्भर रहने वाला कोई प्रजाति है, अगर किसी साल प्राकृतिक आपदा के कारण उस प्रजाति में पुष्पन नहीं हुआ तो वो तो बेचारे भूखे मरेंगे या फिर आहार बदलेंगे। तो इस तरह की समस्याओं का सामना अक्सर शाकाहारियों को करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन सत्य है। तो कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य। आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रसोपरासरणी में प्रोटॉन प्रवणता के विकास के लिए आवश्यक है? तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रोटॉन प्रवणता बनाने की बात हो रही है, प्रोटॉन प्रवणता के विकास की बात हो रही है। तो हमें पता है कि जल के विघटन से प्रोटॉन मिलते हैं, तो जल का विघटन होना चाहिए। फिर अब जैसे ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, इसके अंदर जल का विघटन होता है। दूसरा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर से अंदर बुलाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ पर NADPH जो है उनको ले लेता है, NADP+ जो है उनको ले लेता है। तो NADP वाली प्रक्रिया और यहाँ से अंदर लाने वाला हाइड्रोजन कैरियर, 3 चीजें जरूर होती है। तो H2S का विघटन ये नहीं होगा, H2O का विघटन, H2O का विघटन, ये H2O, 3 में से कोई भी हो सकता है। फिर हाइड्रोजन वाहक, तो ये होना चाहिए, ये भी हो सकता है। फिर ATP सिंथेज, ये नहीं होगा। NADP रिडक्टेज, ATP सिंथेज, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ATP सिंथेज तो प्रोटॉन प्रवणता को तोड़ने में काम आ रहा है। मतलब ये और ये, आंसर होगा डी। NADP रिडक्टेज ये वाला काम करेगा, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद H+ का उपयोग करके NADP से जोड़ेगा और बना लेगा NADPH+H+। और अंदर से बाहर से अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन लेके कौन आएगा? तो हाइड्रोजन कैरियर लेके आएगा। H2O का विघटन हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन कवक से संबंधित नहीं है? कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है भाई। शैवाल के साथ सजीवी संबंध, ठीक है। ये बहुकोशिकीय ससीम केंद्रकी और स्वपोषी, बस ये पकड़ लो आप। फंगस कभी भी स्वपोषी नहीं होता है, तो कवक से संबंधित बाकी 2 तो हैं, पर ये गलत बात कह दी इसलिए अपन इसको मानेंगे ही नहीं। आंसर ये होना चाहिए कंड, ठीक है। उसके बाद लेट ब्लाइट, पछेती अंगमारी और सड़न रॉट, सही है। तो आंसर नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग है, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, वाटर लिली, कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में टेसल पाए जाते हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। डी का फर्स्ट कहाँ है? 2 जगह है, ठीक है। वाटर लिली, वाटर लिली में क्या होता है भाई? पानी की सतह पे परागण होता है, वाटर लिली वाटर हायसिंथ। सी का 4। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया पराग कण को जल के अंदर, अरे ये तो गड़बड़ है, यहाँ जल के अंदर, यहाँ जल के अंदर, क्या करें देखते हैं, 1 मिनट। कॉर्न कॉब, डी का फर्स्ट 2 जगह आ गया, फिर सी का 4, दोनों जगह वही है। फिर मतलब एक को हमें जल के अंदर करना पड़ेगा और एक को जल की सतह पर करना पड़ेगा। तो पहले वाले को कर लेते हैं जल के अंदर, ए का 2, तो आंसर ये आ जाना चाहिए। और वेलिस्नेरिया को कर लो आप जल की सतह पर, यहाँ सुधार होगा जल की सतह पर, ठीक है, मुक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये अगर इसको किया जाता है जल के अंदर और इसको किया जाता है जल की सतह पर, तो आंसर आपका ये आ जाता है ना। तो देख लेना आपके क्वेश्चन पेपर में जैसा भी हो। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग है, इथिलीन गैसीय हार्मोन है। इथिलीन का काम ये रहा, मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करता है। ए का 4 कहाँ है? 2 जगह है। जिब्रेलिन क्या करता है? जो कि टर्पीन्स का व्युत्पन्न है, माल्टिंग की गति बढ़ा देता है। बी का फर्स्ट,
तो ए का 4 बी का फर्स्ट कहाँ आ गया, दो एक ही जगह है, आंसर ये होना चाहिए। बाकी ऑक्सीजन का और देख लेते हैं। हाँ, सी का सेकंड, वो द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करता है, एनसीईआरटी की लाइन है सीधा सीधा। फिर साइटोकाइनिन क्या करता है, शिखाग प्रधान्यता से मुक्ति दिलाता है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, फिर बहुत मैच द फॉलोइंग है इस बार के पेपर में, नहीं ऐसा हो सकता है। तो हम लोग हर तरह के मॉडल पेपर इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या पता किस तरह का पेपर आपके लिए आ जाए, है ना। अच्छा, तो यही बताना है ना, क्लास मैमेलिया, फैमिली है ना, ऑर्डर, फाइलम हो गया कोर्डेटा, किसके लिए, मानव के लिए पूछ रहा है ना। तो डी का हो गया 3, डी का 3 कहाँ है, दो जगह है। फिर सी का हो गया 4, तो ये तो आपका हो गया खत्म, है ना। फैमिली, ऑर्डर प्राइमेटा, बी का फर्स्ट ए का सेकंड, बी का फर्स्ट ए का सेकंड यहाँ पर भी है, सी का 3 डी का 4, सी का 4 डी का 3, ये होना चाहिए आंसर, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। C3 चक्र में CO2 ग्राही अणु पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में मीजोफिल सेल में पाया जाता है। सही बात है। मीजोफिल सेल की संरचना आप याद करेंगे तो ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल, फिर यहाँ खंभ पर्ण मध्योतक, दो परतें, उसके नीचे फिर आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, तो C4 पथ में, अब C4 प्लांट की बात कर रहा है, प्राथमिक CO2 ग्राही अणु यानी कि कौन सा है, PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, बंडल आच्छादित कोशिकाओं में पाया जाता है। नहीं भैया, ये पाया जाता है मीजोफिल में यानी कि पर्ण मध्योतक में, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। बंडल आच्छादित कोशिकाओं में तो उसको ले जाते हैं, ठीक है, कौन ले जाता है, पीईपी ले जाता है, तो ये गलत हो गया, आंसर यही होना चाहिए। और बाकी देख लेते हैं। प्रकाश श्वसन में CO2 के निष्कासन के साथ ATP का उपयोग होता है, सही बात है। बनी बनाई CO2 खत्म कर देता है पौधा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब है। निम्न प्रकाश तीव्रता के समय C3 पादपों में प्रकाश श्वसन नगण्य। हाँ भैया, प्रकाश है ही नहीं इतना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया बी। नेक्स्ट, अकेला, कभी ऐसा हो तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि भाई वो एक की बात कर रहा है। चक्रीय प्रकार का, साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। यहाँ ये केवल शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, हम जानते हैं 680 नैनोमीटर तक का अगर प्रकाश तरंग दैर्ध्य है तो फोटो सिस्टम 2 काम करेगा। इसके ऊपर 700 तक नैनोमीटर, 681, 82, 83, 84, 85 से 700 तक, 700 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य आ रही है तो फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। भाई 680 नैनोमीटर मतलब कम तरंग दैर्ध्य, कम तरंग दैर्ध्य मतलब अधिक आवृत्ति, आवृत्ति अधिक मतलब वेवलेंथ में एनर्जी अधिक। जैसे आप इक्वेशन लिखते हो E इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर लिखते हो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, मतलब लेमडा अगर बढ़ रहा है तो आवृत्ति कम होनी चाहिए। आवृत्ति किससे संबंधित है, ऊर्जा से, आवृत्ति अधिक मतलब ऊर्जा अधिक। तो अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो ऊर्जा ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो ऊर्जा कम है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य कम है तो ऊर्जा ज्यादा है, फोटो सिस्टम 2 की ऊर्जा ज्यादा है। इससे कम ऊर्जा मतलब ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली मिली तो केवल फोटो सिस्टम 1 चलेगा। अगर ये चलता है तो इसके साथ ये भी चलेगा, मतलब अचक्रीय प्रकार का। लेकिन अगर ये चलता है तो केवल यही चलेगा, चक्रीय प्रकार का। इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस इसी के पास आ जाता
तो ये वाली बात सही हो गई। जब 680 नैनोमीटर से अधिक होगा तो केवल चक्रीय प्रकार का फास्फोरिलीकरण होगा। फोटोफॉस्फोरिलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। तो ये बात भी सही लग रही है। आंसर होना चाहिए कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। अरे नहीं भाई, गड़बड़ हो गई थोड़ी, सुनो ध्यान से सब लोग। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी, नहीं सही तो है, एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। मैं भी कहाँ कंफ्यूज होता हूँ, तुम भी ऐसे हो जाते होगे एग्जाम में, नहीं? तबीयत थोड़ी सी ठीक है, सर्दी चल रही। फिर निम्न प्रकाश तीव्रता की अवस्था में, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। निम्न प्रकाश तीव्रता की अवस्था में ना तो C3, अच्छा ना तो C4, मतलब प्रकाश कम है, लो लाइट इंटेंसिटी है, उच्च CO2 सांद्रता अवस्था के लिए प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो भाई लाइट भले ही CO2 कितना भी ज्यादा रहे, लाइट है ही नहीं, तो लाइट नहीं है तो एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी नहीं मिल रही है तो चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों के फोटो सिस्टम काम तभी करेंगे जब लाइट मिलेगी। और एनर्जी नहीं है तो CO2 भले ही कितना पड़ा रहे, उसका स्थिरीकरण कैसे होगा? एटीपी और NADPH तो बन नहीं पा रहे हैं। तो कथन तो सही हो गया। अच्छा, उच्च प्रकाश तीव्रता पर C3 तथा C4 पादप भिन्न प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये कारण नहीं हो सकता। कारण क्या था? जो मैंने अभी बताया कि भाई ना तो चक्रीय ना तो अचक्रीय प्रकार का फास्फोरिलीकरण चल पाएगा, जिससे कि अधिक मात्रा में या जितनी चाहिए उतनी मात्रा में एटीपी और NADPH नहीं बनेंगे। एटीपी और NADPH का बनना जरूरी है C3 चक्र या फिर C4 चक्र चलाने के लिए, वो कारण है, ये नहीं है। हालांकि ये बात सही हो सकती है, बिल्कुल सही है कि C3 और C4 अलग अलग प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, पर ये कारण नहीं है। कारण वो था जो हमने डिस्कस कर लिया। तो कथन कारण है तो दोनों सत्य, पर कारण स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, एक जंतु कोशिका की पूर्वावस्था प्रावस्था में 24 गुणसूत्र हैं, तो पश्चावस्था प्रावस्था में कितने? तो पूर्वावस्था में अगर 24 है, इसको आप 2n मान रहे हो, तो एनाफेज में 4n हो जाएगा, जस्ट डबल। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर गुणसूत्र है पूर्वावस्था में, तो ये गुणसूत्र बना देगा विखंडित होकर, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन हो जाएगा पश्चावस्था में, एनाफेज में। तो ये दोनों अब एक एक गुणसूत्र अलग अलग स्वतंत्र 2 गुणसूत्र माने जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये जुड़े हुए थे तो एक ही माने जा रहे थे। तो पूर्वावस्था में संख्या, पश्चावस्था में संख्या डबल हो जाती है। बस ये इतनी देर के लिए रहती है, उसके बाद फिर से टीलोफेज में आधे आधे बढ़ जाते हैं दोनों कोशिकाओं में। तो यहाँ पर होना चाहिए 24 का डबल 48। अब ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना चाहिए? चलो एक चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि ये इन्फिनिटी वाली जो कहानी है ये मालवेसी के अंदर है, वो भी एंड्रोसियम इन्फानाइट है। तो बी का वन कहाँ आ रहा है? 2 जगह आ गया, ठीक है। लिलियसी में 3 के साथ 3 वाला हिसाब किताब था एंड्रोसियम का, तो ये 3 + 3 हो गया लिलियसी। सी का 2 और बी का 1 ये रहा, एक ही जगह है, तो आंसर ये होना चाहिए सी। बाकी भी देख लो, क्या ए का 3 है? हाँ भाई, फेबेसी में 9 + 1 द्विसंगीत है। और ब्रेसिकेसी में आपको मालूम है कि यहाँ चतुर्दीर्घी अवस्था होती है। चतुर्दीर्घी में 4 बड़े और 2 छोटे, सॉरी द्विदीर्घी है ना। तो ये 2 + 4, 2 किनारे पर होते हैं, बाकी 4 गोले में होते हैं। इस तरीके से याद होगा आपको, इस तरीके से 2 यहाँ पर होते हैं, बाकी ये 4 एक साथ होते हैं। तो ये 2 + 4 की अवस्था है ब्रेसिकेसी। तो आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर डिस्कशन खत्म हुआ। वेट करते रहिए नेक्स्ट पेपर का, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।